हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आपने समझ लिया होगा कि ये वीडियो जोसा काउंसलिंग के शेड्यूल और उसके बिजनेस रूल्स के बारे में है। तो इस वीडियो में जोसा काउंसलिंग का सबसे पहले शेड्यूल डिस्कस करूंगा और फिर उसके बिजनेस रूल्स को हम डिटेल में अपने स्क्रीन के ऊपर जाकर देखेंगे। तो शेड्यूल में सबसे पहले आप देख सकते होंगे स्क्रीन के ऊपर कि 5 अगस्त को जेई अपेक्स बोर्ड ने जेई मेन का रिजल्ट डिक्लेयर किया था और 11 सितंबर को आपका जेई एडवांस का रिजल्ट निकल जाएगा और कल यानी कि 28 अगस्त को आपका जेई एडवांस का एग्ज़ाम है। तो जो भी स्टूडेंट जेई एडवांस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। आपने जो भी अपना मेहनत किया है 2 साल में या फिर 3 साल में, वो आप मेक श्योर करेंगे कि आप जितना किए हैं उतना आप दे पाएँ। डिलीवर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप कितना भी मेहनत करें, उसे अगर आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो वो मेहनत बर्बाद होगी। तो आई होप कि आप अपने जो भी आपने पढ़ाई की है, मेहनत की है, वो आप वेस्ट नहीं होने देंगे और कल पूरी पॉजिटिविटी के साथ, मोटिवेशन के साथ अपना एग्ज़ाम देंगे और जो भी आपको आता है वो आप ज़रूर करेंगे। और आज के लिए बात करें तो आज आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। आपको अब जो भी था वो अब हो चुका है। अब वो घड़ी आ गई है जिसके लिए आपने सब कुछ किया था। और तो बस यही मैं कहना चाहूँगा, और जो भी जेईई एडवांस का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको फिर से ऑल द बेस्ट। अब फिर से कंटिन्यू करें अपने शेड्यूल के बारे में, तो 11 सितंबर को जेईई एडवांस का रिज़ल्ट आ जाएगा और 12 सितंबर से जोसा काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। चॉइस फिलिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। फिर 18 सितंबर को आपको मॉक सीट एलोकेशन 1 आएगा आपको। जो भी स्टूडेंट्स ने 17 सितंबर तक के 8 बजे तक फिल किया था, तो 18 सितंबर को आपको मॉक एलोकेशन रिज़ल्ट आ जाएगा 11:30 बजे तक। 20 सितंबर को आपको मॉक एलोकेशन रिज़ल्ट 2 आएगा आपको 10 बजे सुबह तक। और फिर 21 सितंबर को वापस से आप जो भी चॉइस फिलिंग है वो एंड हो रहा है 21 सितंबर के 5 बजे तक। और फिर 22 सितंबर तक आपका जो डेटा वेरिफिकेशन और वैलिडेशन आपका जो भी कैटेगरी के हिसाब से और जो भी आपकी जो रैंक्स है उसके हिसाब से आपको हो जाएगा। फिर आपका राउंड 1 का रिज़ल्ट 23 सितंबर को आपको 10 बजे आ जाएगा। फिर ऑनलाइन रिपोर्टिंग, फ़ी पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह आपको 23 सितंबर से 26 सितंबर के शाम 5 बजे तक रहने वाली है। फिर 27 सितंबर को लास्ट डे आपको रहेगा क्यूरी को रिस्पॉन्ड करना राउंड 1 के। फिर अब राउंड 2 की काउंसलिंग की तरफ चले तो राउंड 2 का जो सीट एलोकेशन है आपको 28 सितंबर को 5 बजे आएगा। फिर 28 से 1 तक आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। फिर 2 को आपको लास्ट डे ऑफ रिपोर्टिंग है, 2 अक्टूबर 2022। और फिर जो विड्रॉल आप अगर करना चाहते हैं तो वो आप 29 सितंबर से 2 अक्टूबर के शाम 5 बजे तक आप कर सकते हैं। अब अगर हम राउंड 3 की सीट एलोकेशन की तरफ चले तो आप देख सकते होंगे स्क्रीन के ऊपर राउंड 3 की सीट एलोकेशन आपको 3 अक्टूबर को शाम 5 बजे होगी। और फिर फ़ी पेमेंट, ऑनलाइन रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह जो आपको 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक चलेगा, वो 6 अक्टूबर के शाम 5 बजे तक। फिर 7 अक्टूबर को लास्ट डे टू रिस्पॉन्ड है और फिर 5 से 7 में आपको विड्रॉल का है और विड्रॉल का जो क्यूरी है उसका रिस्पॉन्स का आपको टाइम दिया गया। अब राउंड 4 की सीट एलोकेशन की बात करें तो वो राउंड 4 की सीट एलोकेशन आपको शाम 5 बजे तक 8 अक्टूबर को आपको आने वाली है। और 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग और 11 अक्टूबर को लास्ट डे टू रिस्पॉन्ड, और 8 से 11 के बीच में आप विड्रॉ कर सकते हैं और फिर विड्रॉल जो क्यूरी है उसका रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं। अब 12 अक्टूबर को आपको राउंड 5 की रिज़ल्ट आने वाली है। 12 अक्टूबर को शाम 5 बजे आपको राउंड 5 की रिज़ल्ट आ जाएगी। उसके बाद वही सब प्रोसेस चलेगा आपको 15 अक्टूबर तक। अब राउंड 6 यानी कि फाइनल राउंड जो होता है वो आपको 16 अक्टूबर के रात 8 बजे आने वाली है। और ये फाइनल राउंड है आईआईटीज़ के लिए। तो उसके बाद आईआईटीज़ का सीट एलोकेशन नहीं होता है और जो भी सीसैब होता है वो सिर्फ एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ और जीएफटीआईज़ के लिए होता है। आई होप कि आपको ये पता होगा। और 16 से 17 अक्टूबर के बीच में आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग और फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। ये फाइनल राउंड है तो इसमें आपको करना ही पड़ेगा और रिपोर्ट करना ही पड़ेगा अगर आपको कॉलेज चाहिए जोसा काउंसलिंग से तो। फिर 17 अक्टूबर को वही आपका लास्ट डेट है कोई भी क्यूरीज है उसको रिस्पॉन्ड करने का। और एनआईटीज़ प्लस सिस्टम का आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते होंगे कि 16 से 18 अक्टूबर तक आपका जो भी विड्रॉल है जोसा का जो आपको सीट मिला है या फिर आपको अगर मिला है तो आप विड्रॉल करने का जो ऑप्शन है आपको वो 16 से 18 अक्टूबर तक दिया गया है। और 19 से 21 अक्टूबर तक आपका सीसैब के वेबसाइट पर जाके और सीसैब का जो राउंड आएगा उसके बाद सीसैब की जो नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद आपको शेड्यूल पता चलेगा उसका। तो सीसैब के लिए अलग आपको आगे पता चलेगा जो भी शेड्यूल अगर सीसैब के वेबसाइट पर आएगा। तो फिलहाल जो जोसा की आपको शेड्यूल थी वो मैंने आपको बताया। तो
अब चलते हैं उसके बिजनेस रूल्स की तरफ। तो डिस्कस हम डिटेल में करते हैं कि उसके बिजनेस रूल्स में क्या लिखा है। तो गाइस आप जैसा कि देख सकते होंगे, बिजनेस रूल्स फॉर ज्वाइंट सीट एलोकेशन फॉर द एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय IITs, NITs, ट्रिपल IITs, IIST एंड अदर GFTIs फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-2023 हम डिस्कस करने वाले हैं। 24 अगस्त को ये जो शेड्यूल और जो ये आपको बिजनेस रूल्स की PDF है वो आपको रिलीज हुई थी जोसा की वेबसाइट पर। टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको बताया जा रहा है कि क्या क्या आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है। के बाद हम अभी आगे देखेंगे जो भी एब्रिविएशंस है वो भी दिए हैं, तो वो सब आपके काम का नहीं है। जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो एलिजिबिलिटी टेबल आपको दिया है कि जो भी एडमिटिंग इंस्टीट्यूट है वो IITs जे एडवांस के थ्रू आपको मिल सकता है और जेई मेन आपको NITs और ट्रिपल IITs उससे मिल सकता है। तो ये सब तो कॉमन सी चीज़ें हैं। अब क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो वो भी आपको पता होगा, ये सब कॉमन सी चीज़ें हैं। और इसमें आपको बताया जा रहा है कि क्राइटेरिया 1 है कि क्वालिफाइड इन जेई एडवांस फॉर द एकेडमिक प्रोग्राम्स एंड सेटिस्फाइज द परफॉर्मेंस इन क्लास 12 और और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो आप देख सकते हो यहाँ एंड है, अगर और रहता तो या तो ये या तो वो। एंड में आपको दोनों में आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आना चाहिए, जेई एडवांस में क्वालिफाइड होने चाहिए और क्लास 12 में पास होने चाहिए। और दूसरा भी वही है आपको। और तीसरा में आपको बताया गया कि रैंक इन जेई मेन और परफॉर्मेंस इन क्लास 12 और इक्विवेलेंट, यही सब बताया गया। ये सब कॉमन सी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर चले तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स की, तो आपको प्रोग्राम सेक्शन में आप देख सकते होंगे ओपन जो सीट होता है वो जनरल EWS, OBC, NCL, SC, ST सभी के लिए होता है। और जनरल EWS का सीट जो होता है वो जनरल EWS PWD के लिए होता है। वैसे ही OBC NCL के लिए और OBC NCL PWD के लिए होता है। वैसे ही सब कुछ सबके लिए होता है, बट जो ओपन होता है वो सबके लिए ओपन होता है। और यहाँ पर आपको होम स्टेट कोटा के बारे में बताया जा रहा है कि home state quota is only for candidates whose home state or union territory are determined by the state code of eligibility is same as the state or union territory in which this institute is located। कोई भी अगर NIT आपके स्टेट में है तो आपको होम स्टेट कोटा मिलेगा। होम स्टेट कोटा को बताया जा रहा है फॉर घनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मालदा इंक्लूड्स द कैंडिडेट फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। जो मालदा में है उसके जो होम स्टेट वो अरुणाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए, आसाम के स्टूडेंट्स के लिए, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के स्टूडेंट्स के लिए भी वो होम स्टेट रहेगा। Its other states quota is defined to candidates other than the states of Arunachal Pradesh, Assam, Nagaland, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Sikkim, Tripura, and West Bengal. Seats for academic program offered by Assam University, Silchar, Birla Institute of Technology, Mistra, Pondicherry Engineering College, Puducherry, and are distributed into home state quota and all India quota. In all the institutes not above mentioned, there is only one seat quota, that is all India quota. इसके अलावा जो भी सीट जो बच गया वो ऑल इंडिया कोटा में आता है। और जो भी आपके होम स्टेट है उसमें तो आपको मिलेगा ही। उसके अलावा जो एक्सेप्शन है उसके बारे में बताया गया बस। And there are 50% home state quota for NIT Goa which shall be distributed in the following manner। NIT Goa के लिए 50% आपको होम स्टेट कोटा है, जिसमें से आपको 80% जो है जो कैंडिडेट्स गोवा में रहते हैं उनके लिए है और 20% जो बाकी के जिनको मिलता है, जैसे दमन दीव के स्टूडेंट्स के लिए गोवा होम स्टेट होता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स गोवा में रहते हैं उनके लिए 80% आपको रिजर्वेशन है। और जो भी दमन दीव, दादरा, नगर हवेली, लक्षद्वीप वगैरह में रहते हैं तो उनके लिए 20% है। और NIT श्रीनगर की बात करें तो उसमें आपको 50% होम स्टेट कोटा है, जिसमें वापस से 90% जो भी आपको जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और 10% जो लद्दाख के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। और आप देख सकते होंगे जैसा कि पहले बताया गया कि NIT पुदुचेरी आपका अंडमान एंड निकोबार का है और फिर NIT गोवा जो लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा नागर हवेली का भी आपको होम स्टेट कोटा माना जाएगा। और NIT दिल्ली जो है चंडीगढ़ का होम स्टेट में आपको माना जाएगा। जो चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए NIT दिल्ली में आपको रिजर्वेशन मिलेगा होम स्टेट कोटा की तरह से। तो आप देख सकते हैं कॉमन रैंक लिस्ट जो जनरल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मिनिमम % ऑफ मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट टू डिस्प्ले देयर रैंक्स वो है आपको 10% कॉमन रैंक लिस्ट के लिए। और एग्रीगेटेड जो है आपको मिनिमम 35%। जनरल EWS के लिए यही 9 है और मिनिमम एग्रीगेटेड 31.5। OBC NCL के लिए 9 और 31.5, SC के लिए 5 और 17.5। और सबसे नीचे आप देखें तो प्रिपरेटरी कोर्स रैंक लिस्ट जो है आपको 3.5 और 8.75। और आप ये नोमेनक्लेचर से आपको पता होगा, एब्रिविएशन जो है वो AI और HS, यानी AI मतलब ऑल इंडिया कोटा और HS मतलब होम स्टेट कोटा। तो अगर आप बिजनेस रूल्स पे अगर सही से पढ़ ले तो आप अपनी काउंसलिंग अच्छे से कर सकते हैं।
ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ टर्म्स होते हैं जो लोगों को नहीं पता होता तो कॉम्प्लेक्स लगता है, बट अगर आपको वो टर्म्स पता है तो आप अपनी भी काउंसलिंग कर सकते हैं और बल्कि और बेहतर से कर सकते हैं। अब सीधा आते हैं रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग इन ऑफ चॉइसेस ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम। तो उसके लिए आपको जोसा की वेबसाइट पर जाके रजिस्टर करना होगा एज सुन एज की जो एडवांस का रिजल्ट आता है, और उसके बाद आपको जो नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद आप कर सकते हैं रजिस्टर। और उसके लिए आपको चाहिए होगा जेईई मेन की एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, या फिर जेईई मेन की एप्लीकेशन नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ वो आपको चाहिए होगा। और जो भी जे एडवांस में अपेयर हुए हैं उनके लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो जे एडवांस की वेबसाइट पर क्रिएट किया था उन्होंने, उससे आप जोसा के वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। और फिलिंग इन ऑफ डिटेल्स आप चॉइसेस आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको, जैसा कि मैंने आपको शेड्यूल में बताया था कि दो मॉक राउंड होगी, तो उसके लिए आपको 10 दिन का विंडो मिलेगा चॉइस फिलिंग करने के लिए। उसके बाद आपकी जो 2 मॉक राउंड्स होंगी, उसके बाद आपको फिर फाइनल जो आपको राउंड 1 की रिजल्ट आपको आएगी। और आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट मस्ट लॉक देयर चॉइसेस ऑन और बिफोर द लास्ट डे ऑफ चॉइस फिलिंग। If candidate do not lock their choices, last step choices will be locked automatically upon reaching the deadline of choice filling। तो आप जरूर अपनी जो चॉइस फिलिंग है वो जो चॉइस की जो ऑर्डर है उसको लॉक कर लें, और जैसे ही डेडलाइन आता है या फिर आपको लगता है कि ये कंफर्म है, आप देख लें कि अगर कंफर्म है तो ही आप लॉक करें, नहीं तो इससे उसके बाद आपको ये एडिट नहीं होने वाला। तो आप अच्छे से रिसर्च करके लास्ट डे तक भी ले लें, लेकिन उसे लॉक जरूर कर दे। अगर आप लॉक नहीं भी करते हैं तो अगर आपका वो लिस्ट बना हुआ है तो उसे वो लोग फाइनल समझ के उसे ऑटोमेटिकली लॉक कर देंगे। और इसमें आप प्रोविजनल ऑफर ऑफ सीट एंड इट्स कंफर्मेशन में आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। तो एक आप पहला ऑप्शन आप देख सकते होंगे, एक्सेप्ट द सीट। तो कैंडिडेट नीड्स टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट एंड ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द ऑप्शंस। तो एक्सेप्ट में आपको 3 ऑप्शंस आएंगी, फ्रीज, स्लाइड और फ्लोट। तो फ्रीज, स्लाइड और फ्लोट के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप है आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना, जिसमें आप जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, आपकी क्लास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और जो भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो उसकी सर्टिफिकेट, और तो ये सब आपको चाहिए होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप कुछ स्पेशल स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वो सब आपको इम्पोर्टेंट होगा और सबमिट करना। फिर तीसरा स्टेप आपको एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करना, सीट एक्सेप्टेंस फी जो आपको पेमेंट करना होगा। कैंडिडेट मस्ट पे द सीट एक्सेप्टेंस फी फॉर कंटिन्यूइंग द जोसा प्रोसेस टिल द एंड टू अवेल द सीट इन एनआईटीज और आईआईटीज। तो आपको पेमेंट करना होगा, और नॉन पेमेंट ऑफ द फी आपका रिजेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन, तो आपको ये सब पता होगा। फी पेमेंट की बात करें तो 35,000 ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए है। जिनके लिए 15,000 है उनका मैं बताता हूँ, SC ST, जनरल PWD, जनरल EWS PWD, OBC NCL PWD, SC PWD और ST PWD। SC ST और जो भी PWD के हैं सभी को 15,000 देना है, और उनके अलावा जो OBC NCL और EWS जनरल सभी को 35,000 देने हैं, जिसमें से आपको 3,000 जोसा की प्रोसेसिंग फी चार्जेस आपको इंक्लूड होती है। चौथा स्टेप है आपको अगर कोई क्वेरीज आती हैं तो उनको रिस्पॉन्ड करना। ये आपको ऑप्शनल रहेगा। अगर कोई आपकी क्वेरीज आती है कोई भी डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, अगर आपको ऑफिसर कांटेक्ट करते हैं तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा और उसे ठीक करना पड़ेगा। अब चलते हैं अपने फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड ऑप्शंस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि डिस्कस होगा, तो फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड की बात करें तो सबसे पहले फ्रीज की देखें। तो फ्रीज मीन्स कि कैंडिडेट ने अपना सीट जो इनको मिला है वो एक्सेप्ट कर लिया और आगे वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते, अगले राउंड में जाना नहीं चाहते, और उसी सीट को एक्सेप्ट करके आगे अपना एडमिशन प्रोसेस कंटिन्यू करना चाहते हैं। फ्लोट का मतलब होता है कि कैंडिडेट्स ने सीट को एक्सेप्ट तो कर लिया है, पर अगर उससे हायर प्रेफरेंस में आगे मिल गया तो वो उसको स्विच कर देंगे और वो तो उनके पास रहेगा। उसके बाद स्लाइड का ऑप्शन रहता है कि जो भी इंस्टीट्यूट ने अपना जो भी स्टूडेंट है उन्होंने अपना सीट एक्सेप्ट कर लिया है, और उसी इंस्टीट्यूट में आपको हायर प्रेफरेंस चाहिए। मान लीजिए आपको NIT कैलिकट में आपको कोई ब्रांच मिला, मान लीजिए आपको EC मिल गया, तो अगर आपको CSE चाहिए तो आपको स्लाइड ऑप्शन चाहिए होगा। अगर मुझे NIT कैलिकट में ही CSE चाहिए तो आप स्लाइड ऑप्शन से आप उसके हायर प्रेफरेंस में वो स्लाइड ऑप्शन से आप कर सकते हैं। तो ये रहा आपको 3 ऑप्शन जो है उनका अंतर। फ्रीज मतलब आपको
फिर से मैं बताना चाहूँ, फ्रीज का मतलब आपको, आपने सीट एक्सेप्ट कर लिया और आप उसी सीट के थ्रू आप जाना चाहते हैं और एडमिशन प्रोसेस आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसी कॉलेज में आप पढ़ना चाहते हैं बेसिकली, तो आप फ्रीज करेंगे। फ्लोट का मतलब कि आपको तो वो सीट अगर नहीं मिले, अगर आगे ना मिले तो आप वो सीट तो चाहिए, बट अगर आगे उससे अच्छा मिल गया तो आप उसे स्विच कर लेंगे। स्लाइड का मतलब कि आपको वो सीट एक्सेप्ट कर लिया है आपने, और उसी इंस्टीट्यूट में जो हायर प्रेफरेंसेस के जो ब्रांचेस हैं उसमें आपको अपनी सीट चाहिए। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है आपको कि स्लाइड एंड फ्लोट ऑप्शंस विल बी अवेलेबल टू ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर नॉट ऑफर्ड एडमिशन टू देयर फर्स्ट चॉइस इन देयर चॉइसेस। तो हाँ, इम्पोर्टेंट ये बात रहेगी कि अगर मान लीजिए आपने कोई भी कॉलेज का लिस्ट अपने जो भी अगर प्रेफरेंस ऑर्डर डालते हैं, तो प्रेफरेंस ऑर्डर जो आपको ऊपर से शुरू होती है, आपको ऊपर से चलती रहेगी, अगर जो भी आपको मिल गया वहां तक रुक जाएगी, उसके बाद आपको फिर नहीं मिल सकता। जो भी सबसे अच्छा कॉलेज लगता है वो आपको सबसे ऊपर डालना है और उसी के हिसाब से प्रेफरेंस ऑर्डर बनाना है। और एक और इंस्ट्रक्शन है इसमें कि जो भी अब कैंडिडेट्स है वो अपना जो मोड है वो फ्लोट से स्लाइड या फ्रीज चेंज कर सकते हैं, बट वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा, और फ्रीज से आप वो चेंज नहीं कर सकते। और जो सीट एक्सेप्टेंस फी है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि कैंडिडेट्स हैव टू रीमिट द सीट एक्सेप्टेंस फी ओनली वंस, मींस आपको सिर्फ एक ही बार देना है राउंड वन से पहले। उसके बाद आपको पूरे जो सा काउंसलिंग में आपको फी पेमेंट नहीं करनी है अनटिल अनलेस कि आप फिर सी साइब में जाते हैं। तो उसके लिए आप बताया जा रहा है कि जो सीट एक्सेप्टेंस फी है वो रिफंडेबल नहीं होगा। अगर कैंडिडेट अपना सीट जो है विड्रॉ करता है राउंड 6 से पहले, तो इम्पोर्टेंट है, राउंड 6 से अगर पहले विड्रॉ करता है तो आपको जो है वो विड्रॉल फी, जो प्रोसेसिंग फी है वो 6,000 काट के आपको जो आपने पेमेंट किया था वो आपको मिल जाएगा। 6th राउंड में इंस्टीट्यूट जो भी कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करेंगे उनको जो भी इंस्टीट्यूट मिल रहा था 5th राउंड में, उनका आपको पार्शियल एडमिशन फी पेमेंट करना पड़ेगा। और नन पेमेंट ऑफ पार्शियल जो एडमिशन फी अगर आप करते हैं तो आप राउंड 6 में आपको माना नहीं जाएगा और आप राउंड 6 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, तो आप ये भी आप ध्यान में रखें, तो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। और पार्शियल एडमिशन फी की बात करें तो 20,000 है। जो भी कैंडिडेट्स है SC ST जनरल PWD जनरल EWS PWD OBC NCL PWD SC PWD और ST PWD, और 40,000 है जो भी अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। तो यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन आपको NIT प्लस सिस्टम्स के लिए दी गई है कि अगर आपकी जो स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी है जिससे आप पढ़ रहे हैं या फिर जिससे आपको कोटा लेना है, वो अगर आपने कोड गलत डाला तो ये कंडीशंस में आपकी सीट कैंसिल हो सकती है। तो अदर स्टेट कोटा की एलिजिबिलिटी आपकी और आपको सीट जो है अदर स्टेट कोटा में मिला है तो सीट कैंसिल नहीं होगी, बट एलिजिबिलिटी आपकी अदर स्टेट कोटा की है और आपको होम स्टेट में मिला है तो सीट कैंसिल हो जाएगी। इसका अपोजिट भी सेम है, अगर आपकी होम स्टेट में एलिजिबिलिटी अदर स्टेट कोटा में मिला है तो सीट कैंसिल हो जाएगी। अगर आपकी ऑल इंडिया कोटा में एलिजिबिलिटी और होम स्टेट कोटा में मिला है तो फिर सीट आपको कैंसिल हो जाएगी। और सजेस्टेड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, और उसके साथ साथ आधार कार्ड या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। फिर आपको एडमिट कार्ड चाहिए होगा, जेईई मेन का मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, क्रॉस बैंक चेक कॉपी चाहिए होगा या इमेज ऑफ पासबुक चाहिए होगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट्स है उनके लिए चाहिए होगा, और जो फॉरेन नेशनल्स है उनके लिए पासपोर्ट चाहिए होगा। एडिशनल बिजनेस रूल्स आपको बताया जा रहा है एप्लीकेबल ओनली फॉर JEE Advanced 2022 रैंक लिस्ट, तो only candidates who appeared for both paper 1 and paper 2 will be considered for rankings, और marks obtained by a candidate in physics in JEE Advanced will be equal to the marks obtained by the student in part 1 plus part 2, means physics का total marks part 1 जो paper 1 plus paper 2 होगा, फिर वैसे ही केमिस्ट्री और वैसे ही मैथ्स में होगा। तो ये सब कॉमन सी चीजें हैं। और हायर रैंक अगर टाई ब्रेकर है उसमें कैसे डिसाइड होगा, पहले आपको जो भी मैथ्स के कैंडिडेट है उनको अगर उनमें उसमें ज्यादा मार्क्स मिला तो उसको प्रेफरेंस मिलेगा, फिर फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री में आपको प्रेफरेंस मिलेगा। ये आपको मेडिकल सर्टिफिकेट है जो आपको प्रिंट करा के कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनसे आपको इशू करवाना और फिर जो जोसा की वेबसाइट है उस पर आपको अपलोड करना है। और ये विड्रॉल फॉर्म है, जो भी अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो
राउंड 6 से पहले आपको ये विड्रॉल फॉर्म भर के वापस से फिर जोसा की वेबसाइट पर आपको अपलोड करना है या फिर उसके मेल पर भेजना है। तो बस बिजनेस रूल्स में इतना ही था। आई होप कि जो भी मैंने आपको बताया वो उससे आपको क्लियर हो गया होगा कि जो जोसा की जो रूल्स है वो क्या क्या हैं। तो मैंने एक सार बता दिया है, पूरा तो कवर नहीं हो पाएगा एक वीडियो में। तो हालांकि ये वीडियो फिर भी लंबा हो गया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ऑसम कंटेंट के लिए वो बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।